हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट फर्स्ट पेपर 1 हम कर रहे हैं। मैकेनिक्स जो हमारा पेपर है, राइट, उसके अंदर मैंने आपको लास्ट जो है जो सिंगल पार्टिकल के लिए कर रहे थे, वर्क डन वगैरह सारे करवा दिए थे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। और हम आज जो आ गए हैं, सिर्फ हमारे 2 पॉइंट्स और रह गए हैं डिस्कस करने। कौन से? सेंट्रल फोर्सेस और एक आपका टॉर्क, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ ये 3 टॉपिक्स आपके रह गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ, मतलब सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वहाँ डील करना है। तो अभी तो हमने क्या किया है, सिंगल सिंगल पार्टिकल लेके चले। एक सिंगल पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, तो कितने उसने वर्क डन कर दिया, कितना उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सारी चीज़ें हमने क्या की है वहाँ पे फाइंड आउट करी है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम के बारे में डील करना पड़ेगा। तो पहले सिस्टम के बारे में डील करने से पहले जो 3 टॉपिक आपके रह गए हैं, पहले वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सिस्टम के ऊपर चलेंगे, है ना। तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप आज के नेक्स्ट उसमें टॉपिक में डालिए। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, डायनेमिक ऑफ सिंगल पार्टिकल। समझ तो आ रहा होगा ना बच्चे आपको? आप कमेंट करके भी नहीं बताते हो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट करके बताया कीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको जैसे इसके अंदर क्या करना था, ज़्यादा ये करने की वो नहीं है कि भाई हाँ इतना बड़ा टॉपिक हो गया है, ठीक है, जस्ट आप इसके कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये पूछेगा कि अगर ये सिंगल पार्टिकल है तो मैकेनिक्स क्या क्या हो गई हैं। तो पहले तो आप उसके अंदर जो फोर्स था वो निकाल के आ रहे थे, उसके बाद फोर्स के बाद वहाँ से आप वर्क डन निकाल सकते हो, वहाँ से आप पावर निकाल सकते हो, ठीक है, और आप टॉर्क निकाल सकते हो, सेंट्रल फोर्सेस निकाल सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस निकाल सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव अगर है तो वो आप बता सकते हो। तो कितनी सारी चीज़ें आप एक सिंगल चीज़ के अंदर बता सकते हो, ये यहाँ पे इसका मेन मोटिव है, ठीक है। तो अब सिंगल पार्टिकल के अंदर सिर्फ 3 चीज़ ऐसी हैं जो हमारी पढ़नी रहती हैं, ठीक है, तो उनको लिख लीजिए। फर्स्ट है अपना यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। एक्चुअली में मैंने इसकी डेफिनेशन आपको सेंट्रल फोर्सेस की जब फर्स्ट लेक्चर अपना था उसमें मैंने लिखवाया था। क्या बताया था फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस के बारे में मैंने आपको वहाँ पे यही बताया था ना कि ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे जो डिस्टेंस का अपना जितना ट्रैवल कर रहा है वो, ठीक है, उसका ही ये फंक्शन रहता है। तो एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा फंक्शन रहे किसका, डिस्टेंस का, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर उससे। तो आपका ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आप मान रहे हो, तो ये फोर्स उसके टुवर्ड्स भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन जो फोर्स रहेगा वो मैग्नीट्यूड का फंक्शन, मतलब वो किसका, उसका रहेगा मैग्नीट्यूड रहेगा। जो फोर्स है अपना ये वाला, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा उस डिस्टेंस जितना ये वाला डिस्टेंस है। सपोज अपना यहाँ पे फोर्स उसमें अपन लगा रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये इसके टुवर्ड्स भी हो सकता है, इसके अगेंस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ये जो डिस्टेंस है अपने को इसका फंक्शन लेना है। सपोज ये मेरा एफ ऑफ आर फंक्शन हो गया, ठीक है, तो ये कहता है इस डिस्टेंस का फंक्शन हो गया। तो मेरे को जो सेंट्रल फोर्स ले रही हूँ मैं, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड करके बताऊंगी, तो ये जो आएगा आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स क्या लिखेंगे, ए फोर्स which is always directed towards or away from a fixed point O and whose magnitude is always a function of distance measured from O point is called सेंट्रल फोर्स। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि ये अगर ऐसे बोलना चाह रहा है तो इसका मतलब सेंट्रल फोर्स जो होगा वो एक फंक्शन है किसका, उसके डिस्टेंस का,
ठीक है, और ये उसका मैग्नीट्यूड उसमें बताता है, तो हमें इसका आर कैप ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका फोर्स है ये वाला, वो आपके उस जो भी जिस पॉइंट पे आप करना चाह रहे हो उसके टुवर्ड्स भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें ये भी तो पता है ऑल्सो। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एज वी नो, इसको प्रूफ अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगी। हमें ये पता है कि हमारे पास जो फोर्स होता है वो माइनस के ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल होता है, और वी वहाँ पे फंक्शन ऑफ आर ही था। ठीक है, तो इसको अगर हम किसके फॉर्म में लिखना चाहें, आपके स्केलर उसमें लिखना चाहते हैं। ठीक है, हेयर स्केलर पोटेंशियल, आपको पता है ना पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो पोटेंशियल वी इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, देन एफ वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस में करली वी बाई करली आर, और वी आपका पोटेंशियल ऑफ आर है ही। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर ये ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर, तो और देखो क्या कर सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में करली वी बाई करली आर, यहाँ से आर वेक्टर और एक आर को उसको वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी तो ये आर वेक्टर का आप ऐसे इसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया, तो आर वेक्टर बाई आर नथिंग बट आर कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, माइनस में करली वी बाई करली आर, और ये कितना हो जाएगा आपका आर कैप हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो आपने अभी बताई ना, ये किसके इक्वल होती है, एफ के, और ये किसका, अगर ये फंक्शन इसका है तो यानी कि ये एफ भी उसी आर का फंक्शन है, तो ये एफ वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एफ आर के फंक्शन के डॉट में कितना हो जाएगा आपका आर कैप। समझ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, डी आर वेक्टर को आप ऐसे रिजॉल्व कर देंगे, करली आर, जैसे ये डी आर है तो डी आर और फिर ये आर उसमें। ठीक है, इस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको रिजॉल्व करके ऐसे लिख दीजिएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम के लिए बताना है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर हम बता रहे हैं तो एंगुलर और लीनियर मोमेंटम, तो मैं आपको बताया हुआ है मैंने कि जब आपका लीनियर मोमेंटम किस में चला जाता है, रोटेशन में चला जाता है, तो वहाँ पे क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो सिंपल लीनियर मोमेंटम का केस है सिंगल पार्टिकल में, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं ऊपर, है ना, स्टार्टिंग में। अब हमें क्या करना है, अगर मैंने उस फोर्स को जो कि मेरा लीनियर मोमेंटम की वजह से था, अगर मैं उसको क्या करवा दूँ, रोटेशन करवा दूँ, क्या करवा दूँ, रोटेशन करवा दूँ, तो जो मेरा लीनियर मोमेंटम था वो तो मेरा चेंज हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम है। और जिस फोर्स से, क्योंकि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, तो P लीनियर मोमेंटम था, अब वहाँ से मैं उसको फोर्स को निकाल रही थी, तो फोर्स भी तो मेरा रोटेट कर गया, तो फोर्स की रोटेशन होती है तो क्या आता है आपके पास, टॉर्क आता है, और लीनियर मोमेंटम की रोटेशन आती है तो एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डालना है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के लिए सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चे, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर मैंने एक ये ले लिया, सिस्टम ले लिया। ठीक है, स्पेस उसमें ले लिया, और मैंने ये मान लिया कि मेरे पास कोई एक ए वेक्टर उसमें था, और यहाँ पे मैं इसकी फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, ऐसे करते हुए। आपको पता है ये थीटा एंगल पे है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, यानी कि मैंने किसी आर डिस्टेंस से क्या कर दिया, उस फोर्स को रोटेट करवाने लग रही हूँ। तो अगर मैं इस एफ आर उससे मैं इस फोर्स को रोटेट करवा रही हूँ, इसका मतलब तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एफ जो कि लीनियर मोमेंटम की वजह से आया था, वो लीनियर मोमेंटम भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या आर उससे, इसका मतलब वहां पे क्या आ रहा है, आपका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, तो आप क्या बताओगे, लेट अस कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m एट ए पॉइंट, इसको ए नाम दे देती हूँ, एट ए पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर r वेक्टर एंड
linear momentum p vector of particle in such a way that L vector is equal to R vector cross P vector. ये तो क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क इज टो इज इक्वल टू R क्रॉस में F वेक्टर. ठीक है, एज F इज इक्वल टू डी पी वैक्टर बाई डी टी. तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं. देन टॉर्क विल बी R वेक्टर क्रॉस में डी पी वैक्टर बाई डी टी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास d बाई डी टी अपने पास है और r क्रॉस में p कर रही होती मैं, ठीक है, तो आपको पता है दो क्वांटिटी है, तो एक बारी एक का करेगा, दूसरी एज इट इज़, फिर दूसरी की करेगा पहले एज इट इज़. ये ऐसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं. ठीक है, तो हम इसके अंदर यही करेंगे. r वेक्टर एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी प्लस में डी आर वैक्टर एज इट इज़ डी टी क्रॉस में पी वैक्टर यहाँ पे हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, सिर्फ ये अपने को ये चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, दिस माइनस ऑफ दिस लिख सकती हूँ. तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया बच्चे यहाँ से, डी बाई डी टी ऑफ आर वैक्टर क्रॉस में पी वैक्टर माइनस में कितना हो जाएगा, डी आर वैक्टर बाई डी टी क्रॉस में पी वैक्टर के इक्वल आ जाएगा. क्या ये लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? इतना लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? मुझे लगता नहीं कि आएगी, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया है. ठीक है, इसका मतलब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से इसको ओपन कर देती हूँ. ठीक है, अब आपको अगर इसको ओपन करते हैं तो देखो ये क्या आएगा, डी बाई डी टी आर वेक्टर क्रॉस में पी वेक्टर. इसको तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन आपको ये पता है डी आर बाई डी टी आप कर रहे हो, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई वेक्टर इसका लगा रखा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो है, वैल्यू तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है. इसका मतलब ये और कुछ नहीं तो वेलोसिटी हो गई भाई. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पर टाइम के ऊपर जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको तो वेलोसिटी बोलते हैं. इसका मतलब v क्रॉस में कितना हो गया, p, और p को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, mv की फॉर्म में. लीनियर मोमेंटम ही तो है, mv की फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, अब आपको ये पता है i क्रॉस i अगर करते हैं तो ये क्वांटिटी अपने पास जीरो आती है ना, क्योंकि क्रॉसिंग के अंदर साइक्लिक बनाता है, तो वो i j का k प्रोडक्ट k दे के जाता है वो, है ना. तो i सेम उसका क्या करता है, ये जीरो कर देता है. क्यों? क्योंकि i क्रॉस i क्या होता है, यानी कि दोनों x डायरेक्शन में है, तो एंगल जीरो हो गया. और क्रॉस के लिए क्या होता है, साइन, तो साइन जीरो पे जीरो होता है, इस वजह से सारा का सारा क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉसिंग प्रोडक्ट अगर यहाँ पे, क्योंकि m तो मास है, मास तो कभी चेंज होएगा ही नहीं उस क्वांटिटी का, तो m तो कॉमन आ गया, और ये कितना हो गया, v क्रॉस v, और v क्रॉस v क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने ये बताया है आपका सेम उसमें हो गया, इसीलिए ये जीरो हो गया. तो इसका मतलब ये अगर जीरो हो गया तो मेरे पास जो टॉर्क आया है वो कितना हो जाएगा, d बाई डी टी आर वेक्टर क्रॉस में कितना हो जाएगा, p वेक्टर हो जाएगा. और ये मैंने आपको बताया है, ये r वेक्टर क्रॉस में p वेक्टर और कुछ नहीं बल्कि अपना एंगुलर मोमेंटम ही होता है. इसीलिए आपका जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी एल बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे आपका टॉर्क भी निकलवा दिया, एंगुलर मोमेंटम भी बता दिया, सेंट्रल फोर्सेस भी बता दिए हैं. ठीक है, तो ये आज हमारे पास ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए है. किसके लिए है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए है. तो अगर मेरे को सिस्टम ऑफ पार्टिकल बताना है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं, सॉरी, सिस्टम के लिए सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल बोल सकते हो, कि एक सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, उसकी डायनामिक्स निकालो. ठीक है, आपको एक बात पता है, अभी तक तो मैं एक पार्टिकल लेके चल रही हूँ, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा था, यानी मैं एक्सटर्नल फोर्स के बारे में ही बात कर रही थी, यानी किसके बारे में, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में. अब वो एक्सटर्नल फोर्स तो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी, वो जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स था वो तो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल सिंगल था, तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि पार्टिकल ही एक था. लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल लेके चल रहे हो, तो बहुत सारे पार्टिकल्स है इसके अंदर, कॉलिजन भी तो करेंगे.
कोलिजन भी करेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका इंटरनल फोर्स भी किसी उसके ऊपर मतलब अपना इफेक्ट डालेगा। इसका मतलब अब हमें क्या करना है बेटा, जब सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल के बारे में डील करेंगे तो अब हम एक सिंगल इसका एक्सटर्नल फोर्स के साथ डील नहीं कर सकते, हमें उसके अंदर अपना जो इंटरनल क्वांटिटी का जो फोर्स आएगा उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल दोनों ही फोर्स को कंबाइन करके टोटल फोर्सेस की वजह से क्या देखेंगे, बाद में उसका वर्क डन देखेंगे, उसका पावर देखेंगे, सारी क्वांटिटी जो यहाँ पे हमने डिराइव करी है वो वहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, आप पेपर में आप ये सोच रहे होंगे पेपर में क्या लिख के आए, तो भाई ये ध्यान रखो कि वो मार्क्स कितने का पूछ रहा है। ठीक है, कितने मार्क्स का है अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि अब ये हो गया कि 40 मार्क्स का जैसे है, मे बी आपके कितने सेट होंगे इसके अंदर, वैसे शायद मैंने आपको बताया था इनिशियली उसमें। ठीक है, अगर बाद में कोई भी पैटर्न आता है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो वन क्वेश्चन जो है वो लेंथी तो बनेगा ही बनेगा, तो इसके अंदर एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो पार्ट से या तो दे देगा, ठीक है, या फिर इसको पूरा का पूरा पूछेगा तो फुल मार्क्स में भी देगा ये। ठीक है, सपोज 9 मार्क्स में दे दिया तो 9 मार्क्स में क्या आप 2-3 पॉइंट डिस्कस करके आओगे, नहीं ना, पूरा ही डिस्कस करके आना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा करके आना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे तो अच्छे से समझो इसको। अगर कोई डाउट आता है तो आप अगेन यहाँ पे दोबारा इस वीडियो को प्ले कर सकते हो, फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, thank you for watching this video and keep sharing with your friends and subscribe the channel. Thank you.